हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीटेट 2020 में जो प्रश्नों के आने की संभावना है या वैसे प्रश्न हैं जो कि विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। भाषा की मर्यादा को चेंज करके, भाषा के सीक्वेंस को चेंज करके, ऑप्शन को चेंज करके, उसके पूछने के तरीके को चेंज करके बराबर पूछा ही जाता है इस प्रकार का प्रश्न। तो हम इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। आइए हम अपने वीडियो की ओर चलते हैं। देखिए, पार्ट 1 जो होगा, पार्ट 1 आपका क्या होगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से होगा। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। प्रश्न को 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपके पास बहुत समय मिलता है। ठीक है ना, आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर वहीं आपको मिलने ही मिलने हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। पहला, शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। दूसरा, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। चौथा ऑप्शन है हमारा, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरों के निष्पादन की तुलना में करता है। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक बच्चों के अधिगम के आकलन को उजागर कैसे करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शिक्षक विद्यार्थियों को चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित, जिसमें क्या है, बालक के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है ना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है, जिसमें बालक को केंद्र बिंदु, जिस अधिगम में बालक को केंद्र बिंदु मानकर पढ़ाया जाता है या रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन होता है। क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन होता है। इसमें बच्चों के अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया बेहतर होती है, क्योंकि बच्चा स्वयं करके या स्व अर्जित ज्ञान प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन देखिए क्या दिया गया है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। दूसरा, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। तीसरा, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। चौथा, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना नहीं, बच्चों को क्या है, बच्चों के अनुभवों तथा उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, है ना। बाल केंद्रित शिक्षा में आएगा, है ना। पहले ही आपको बताया गया कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में क्या होता है, बालक को केंद्र बिंदु मानकर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। मैं पियाजे और वाइगोत्स्की या जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अधिगम से संबंधित या उनके विचार क्या हैं, उनके कथन क्या है, उसके बारे में अलग अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दूसरा कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तीसरा कहता है, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। चौथा, दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है। पियाजे ने कहा था कि पहले विचार जन्म लेता है, पहले क्या होता है, विचार जन्म लेता है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, वाइगोत्स्की के अनुसार
भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। भाषा का क्या होता है? विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देख दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़की की तरह व्यवहार करोगी, तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में किसको प्रतिबिंब करता है? दादी अपनी पोती को देख के कहती है कि वह अपने लड़की क्या कर रही होती है, उसकी पोती जो है दादी की, वो अपने पिता से बहस कर रही होती है। तो दादी उसकी कहती है तुम एक अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंब करता है? ऑप्शन ए है लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, दूसरा लिंग समरूपता, तीसरा लड़की के लिंग की गलत पहचान, चौथा बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो क्या हो रहा है? यहाँ रूढ़िबद्ध धारणा प्रदर्शित हो रही है। यहाँ क्या हो रहा है? रूढ़िवादी धारणा प्रदर्शित हो रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। सही बात है। दूसरा कथन क्या कहता है? आकलन तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। नहीं, तुलनात्मक करेंगे तो उसके मन में क्या आ जाएगा? हीन भावना एक आ जाएगी कि वो मुझसे बहुत तेज है, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं नहीं उसके जैसा बन सकता। तो ये सब क्या हुआ? हीन भावना की दृष्टिकोण का विकास हुआ। सी कथन क्या कहता है? आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है। चौथा कथन कहता है आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय और चिंता का संचार ना हो। तो कहता है कौन कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी और डी, चौथा ऑप्शन है ए तथा सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए और सी। ए और सी। ए में क्या कहता है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उनको ठीक कर सकें। और सी क्या कहता है? आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन मतलब बच्चे का क्या है? बच्चे के बारे में हमको जानकारी एकत्रित करनी है कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो बच्चे को सिर्फ ये किताबी नॉलेज ही नहीं देखना है। बच्चे का क्या है? आकलन करने के लिए उसकी तार्किक क्षमता को भी जानना आवश्यक है कि उसकी क्षमता, सोचने की क्षमता कैसी है, वह किस प्रकार अपने सोच को प्रदर्शित करता है। तो ये सब देखने की आवश्यकता है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर 4। सिक्स क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन बराबर हर साल पूछता ही है। बराबर हर साल हर एक दोनों शिफ्ट में आपको पूछा ही जाएगा, है ना। 1 to 5 में भी पूछ सकता है, 6 to 8 में भी पूछ सकता है। कहता है क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। खासतौर पर उन्हीं के लिए बनाया गया विशेष विद्यालयों में घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तीसरा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चौथा, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो शिक्षा
अधिकार अधिनियम 2009 में समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। किस पर? समावेशी शिक्षा पर। और समावेशी शिक्षा क्या है? सभी को एक धारा में, एक विचारधारा में लेके चलना, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने पर जोर दिया गया था, है ना। जैसे समावेशी शिक्षा के साथ साथ दिव्यांगों के अनुकूल शिक्षण पद्धति पर भी बल देना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो 6 का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 6 का क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक, कहता है जिस कक्ष में एक विविध पृष्ठभूमि के से विद्यार्थी आते हों वहां एक प्रभावी शिक्षक। ऑप्शन दिया हुआ है। समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सकें। तीसरा, सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीका से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। चौथा, सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। समूह में व्यक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा, क्योंकि क्लास में शिक्षक जो यदि विविध पृष्ठभूमि से आते हैं तो बच्चे भी क्या होते हैं? बच्चे भी वहाँ विविध पृष्ठभूमि से आए हुए होते हैं। कोई किसी राज्य से आया हुआ होता है, कोई किसी राज्य से आया हुआ होता है, या कोई, हर एक बच्चा क्या है? हर एक बच्चे का माहौल दूसरा होता है, उनकी व्यक्तिक भिन्नता होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन के साथ मिलान कीजिए। ए दिया हुआ है समीप दूराभिमुख दिशा, बी सिरह पदाभिमुख दिशा, सी अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं, डी अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं। वर्णन में दिया हुआ है ए विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, दूसरा सिर से पैर का क्रम, तीसरा किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरों से भिन्न हो सकती है। शरीर, चौथा दिया हुआ है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, पांचवा सरल से जटिल की ओर। तो ये जो ए बी सी डी दिया हुआ है इसका वर्णन, सही वर्णन को पहचानना है। तो देखिए पहला क्या कहता है? समीपः दूराभिमुख दिशा, समीपः दूराभिमुख दिशा। तो इसका क्या होगा? सरल से जटिल की ओर वृद्धि, सरल से जटिल की ओर वृद्धि, है ना। फिर बी देखिए क्या कहता है? शिरः पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम, दूसरे बी का दूसरा ही हो जाएगा। सी का क्या कहता है? अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं, है ना। कहता है अंतःवैयक्तिक विभिन्नताएं मतलब क्या होगा? एक दूसरे की विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका पहला हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपने देखा ए का क्या था? पांचवा हुआ। तो अब ऑप्शन में से देख लीजिए, इसमें आप एक खोज लिए, एक दो खोजिए, दो खोज लीजिएगा, अपने आप आंसर मिल जाएगा टोटल। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? पहला हमारा क्या आ गया था? पहले का क्या आया था? पांचवा। पहले का क्या आया था? पांचवा। तो देख लिया ऑप्शन में पांचवा कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कहता है कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 कहता है संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।
तीसरा ऑप्शन कहता है संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। और चौथा कहता है संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है। संज्ञान क्या है? संज्ञान तथा संवेग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। संवेग क्या है? संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 9 था और अब हम क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना। ऑप्शन ए दिया हुआ है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन 2 दिया हुआ है केवल कभी कभी प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। ऑप्शन तीसरा दिया हुआ है कि सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। चौथा कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोगी होती है। यह अंतर निर्भरता में वृद्धि करती है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। क्या हो? समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। तो इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखा। ये सारे प्रश्न क्या हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये प्रश्न प्रायः सीटेट के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।